नमस्कार स्टूडेंट, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा का लेक्चर नंबर 58 58वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट, कल अपने जो चल रहा था कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया या टैडपोल लार्वा का जो अपने डेवलपमेंट देख रहे थे कि किस प्रकार से होगा। तो टैडपोल लार्वा की स्ट्रक्चर अपने देख ली। स्ट्रक्चर देखने के बाद में अपने बात की थी कि जो हर्डमानिया के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है वो कौन सा होता है। मेनली तो रिट्रोग्रेसिव होता है। रिट्रोग्रेसिव में मैंने बताया था कि इसकी लार्वा अवस्था अधिक विकसित होती है और वो कम लक्षणों वाले वयस्क के अंदर चेंज होती है, मेटामॉर्फोसिस उसका हो जाता है। तो इस कारण ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अब देखिएगा, कल मैंने बताया था कि मैक्सिमम लक्षण हैं, करेक्टर्स हैं जो डिजेनरेट हो जाते हैं उसके अंदर। तो जो कौन कौन से थे रिट्रोग्रेसिव के अंदर वो अपने बात की थी। जैसे मैन जो है नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, ये क्या गायब हो जाते हैं, पूंछ गायब हो जाती है। उसके अलावा जो है इसके अंदर जो पूंछ की मसल्स हैं वो भी गायब हो जाती है। उसके अलावा जो एडिहेसिव पेपिली है वो भी क्या है इसमें गायब हो जाते हैं। उसके बाद में इसमें बताया था जो ओसिलस और ओटोसिस्ट हैं जो कि इसके सेंसरी वेजाइकल्स के अंदर पाए जाते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसके अलावा इसकी जो मुख है वो 90 डिग्री के कोण पर खिसक जाता है और साथ में एट्रियल अपर्चर इसके अंदर जो उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि एट्रियल अपर्चर इसमें पहले से ही होता है और उसके बाद में इसमें क्या है ब्रैंकियल अपर्चर और ब्रैंकियल साइफन का क्या डेवलपमेंट हो जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस भी होते हैं। प्रोग्रेसिव चेंजेस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो मैन जो थे वो तो रिट्रोग्रेसिव थे, क्योंकि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड के आधार पर इसको हमने कोर डेटा के अंदर रखा है। वो दोनों के दोनों करेक्टर क्या है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है वो डिजेनरेट हो चुके हैं और गिल स्लिट ही केवल वयस्क के अंदर जाते हैं। तो नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड के आधार पर हमने इसका मेटामॉर्फोसिस कौन सा माना है, रिट्रोग्रेसिव माना है। परंतु कुछ ऐसे लक्षण और भी इसमें डेवलप्ड होते हैं जो कि इसके अंदर विकसित होते जाते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले तो इसके अंदर जो है पूंछ है वो गायब हो जाती है। पूंछ क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और पूंछ गायब होने के बाद में इसका शरीर जो है वो धीरे धीरे क्या है, नाशपति आकार का हो जाता है। नाशपति आकार का मतलब ये पहले लंबा बेलनाकार था, अब ये क्या है धीरे धीरे फूल करके नाशपति के आकार का, यानी थोड़ी थैलेनुमा संरचना इसकी होने लगती है। पहला चेंज तो इसके अंदर प्रोग्रेसिव के अंदर ये होता है। दूसरा, इसके अंदर जो है एक्टोडर्मल एम्पुली विकसित हो जाती है। क्या विकसित हो जाती है, चारों कोनों पर 4 एक्टोडर्मल एम्पुली विकसित हो जाती है। और ये जो है एक्टोडर्मल एम्पुली क्या है, क्योंकि आगे ये जो जीवन कैसा व्यतीत करता है ये स्थानबद्ध होता है, तो स्थानबद्ध रखने के लिए इसको एक्टोडर्मल एम्पुली वो विकसित हो जाएंगे जो इसको चारों कॉर्नर से विकसित होती हैं और इसको फिर किसी सतह से क्या चिपकाए हुए रखती है। क्योंकि इसकी जो एडिहेसिव पेपिली है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। उसकी जगह कौन स्थान लेता है, एक्टोडर्मल एम्पुली। उसके बाद में देखिएगा कि एक्टोडर्मल एम्पुली विकसित हो जाती है जो कि इसको क्या है कि सतह से क्या चिपकाए हुए रखती है। उसके बाद में इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर न्यूरल ग्लैंड और न्यूरल गैंग्लिया जो है वो डेवलप्ड हो जाते हैं और ये मिड डोर्सल और मुख के बीच में क्या है स्थित हो जाते हैं। कहाँ स्थित हो जाते हैं, मुख और मिड डोर्सल पोजीशन पर क्या है ये स्थित हो जाते हैं। न्यूरल ग्लैंड जिनका आपने जिक्र कर चुके हैं, न्यूरल ग्लैंड जो है, न्यूरल गैंग्लियन जिसका एक ब्रेन की तरह काम करता है, न्यूरल ग्लैंड जो है जो इसका उत्सर्जी अंग होता है, जो अपने बात की थी, जो शायद इसके मेटामॉर्फोसिस में भी क्या होती है, सहायक होती है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं। उसके बाद में जो टेस्ट से ढका हुआ इसका मुख होता है, मैंने बात की थी कि इसका जो ये निष्क्रिय होता है लार्वा में से, मतलब फीडिंग के हिसाब से निष्क्रिय होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि इसके मुख के चारों ओर टेस्ट का आवरण पाया जाता है, चोल का आवरण पाया जाता है। वो चोल का आवरण क्या है वो हट जाता है, जिससे क्या अभी फीडिंग लेना भी करना भी क्या कर देता है, शुरू कर देता है। उसके अलावा जो है फेरिंक्स जो है, फेरिंक्स का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फेरिंक्स का आकार जब बढ़ेगा तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो स्टिग्मेटा है या गिल स्लिट्स है उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। और स्टिग्मेटा या गिल स्लिट्स की संख्या जब बढ़ेगी तो फेरिंक्स जो एक टोकरी की तरह दिखाई देती है, ब्रैंकियल सैक की तरह दिखाई देने लग जाती है। इसमें ये भी चेंज आ जाता है। उसके अलावा जो इसकी स्टमक है उसका साइज बढ़ जाता है, आंत्र का साइज बढ़ जाता है। और साथ में जो है क्योंकि पहले ये भोजन नहीं ले रहा था, भोजन लेने के कारण अमाशय की पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, तो उससे उसका आकार बढ़ता है। साथ में इंटेस्टाइन का आकार भी बढ़ने से वो वक्रित हो जाती है। वक्रित का मतलब वो घुमावदार कंडीशन के अंदर आ जाती है। कौन, इसकी आंत्र। उसके अलावा इसकी जो एट्रियल कैविटी है वो भी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो ब्रैंकियल सैक है या जो फेरेंजियल सैक है वो बहुत बड़ी होती है। तो उसके साथ साथ जो चारों ओर पाई जाने वाली उसकी एट्रियल कैविटी उसका आकार भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जितना जल्द एट्रियल कैविटी उसमें ब्रैंकियल सैक में प्रवेश करता है उतना ही जल्द वापस एट्रियल कैविटी से होकर के बाहर निकलता है। तो इसके लिए उसके अंदर क्या होता है, उसका आकार भी वो है
धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके बाद में इसके अंदर हार्ट और पेरिकार्डियम है वो और ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो भी क्या इसका विकसित हो जाता है। उसके अलावा जो गोनाड इसके अंदर मेसोडर्मल सेल्स पाई जाती थी लार्वा के अंदर, वो लार्वा के मेसोडर्मल सेल्स जो हैं वो आगे जाकर के इसके अंदर जननांगों का निर्माण करते हैं, यानी इसके अंदर गोनाड्स का निर्माण करते हैं। जो मेसोडर्मल सेल अपने टैडपोल लार्वा के अंदर बनाई थी वो भी किसका निर्माण करते हैं, गोनाड्स का निर्माण कर लेते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें जो ये ट्यूनिक का बना हुआ चोल जो है, जो कंचुक का बना हुआ चोल जो होता है भाई आरएनए टेस्ट होता है वो ज़्यादा क्या मोटा हो जाता है और चारों तरफ से पूरी बॉडी को अच्छे से घेर लेता है ताकि इसकी सुरक्षा की जा सके। और उसके अंदर साथ में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जो ब्लड वेसल्स हैं वो एम्पुली के रूप में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, जिससे वो श्वसन में भी क्या है सहायक होता है। उसके अलावा मैं एक बात और बताता हूँ, इसकी जो ये एक्टोडर्मल एम्पुली है ये भी क्या करती है कि श्वसन में भी क्या करती है, सहायता करती है, क्योंकि इन एक्टोडर्मल एम्पुली के अंदर क्या होता है, एक द्रव पदार्थ जो है वो पाया जाता है। वो द्रव पदार्थ क्या है कि एम्पुली के अंदर इन एरिया के अंदर प्रवाहित होता रहता है, जो श्वसन में क्या है सहायक होता है, गैसियस एक्सचेंज करने में क्या होता है सहायक होता है। तो ये जो है ये कौन सा इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस का भाग है, ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का भाग होता है। अब देखिएगा इसके अंदर यदि हम थोड़ा डायग्राम से देखें तो डायग्राम से यदि हम देखें इसके अंदर तो सबसे पहले देखिएगा अपने जो संरचना थी इसकी अपने इस प्रकार से बनाई थी इसकी, इस तरह की संरचना थी लार्वा की। अगर अपने को ध्यान इस तरह से लंबा बेलनाकार था। अब धीरे धीरे देखिए नाशपति के आकार का हो गया और ज़्यादा थैलेनुमा संरचना हो जाती है। अंत में जो अपने हर्डमानिया देखा था इस प्रकार से उसमें चेंज हो जाता है। इस तरह से इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिएगा सबसे पहले बात करें इसमें, इस तरह से लार्वा था जिसके ये जो मैंने प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात की, जो मेनली रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है वो इसको अपने डायग्राम से देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, नोटोकोड, नर्वकोड, सेंसरी वेजाइकल्स, उसके अलावा जो है अपने ओटोसिस्ट है, ओसिलस है, सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। माउथ पाया जाता है, उसके अलावा इसके अंदर एट्रियल अपर्चर पाया जाता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। अब देखिएगा धीरे धीरे डीजनरेटिंग होने लगी है, टेल यानी अपघटित अपवासित होने लगी है। और उसके अंदर जो मौजूद नोटोकोड है वो भी क्या है धीरे धीरे टूटने लगी है और उसका तोड़ने का कार्य कौन करता है, अपघटनकारी एंजाइम बनते हैं, वो अपघटनकारी एंजाइम्स का क्या अपघटन करते हैं। ये देखिएगा ये सेंसरी वेजाइकल्स हैं और ये नर्व कोड है, ये भी धीरे धीरे क्या डीजनरेट होने लगी है। उसके अलावा फिर देखिएगा अब इसके अंदर मैंने बताया था मुख जो है वो 90 डिग्री की ओर खिसक जाता है, तो उसके खिसकने से एट्रियल पोर तो इसमें पहले से मौजूद होता है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या है, मुख की जगह ब्रैंकियल अपर्चर स्थान ले लेता है। अब ब्रैंकियल अपर्चर स्थान लेने के बाद में इसके अंदर ये ब्रैंकियल साइफन बनना शुरू हो जाता है और साथ में क्या होता है कि इसके अंदर जो ये फेरिंग्स होती है इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसके अंदर ग्लिसरीड्स की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये भाग इसका कौन सा होता है, एंडोस्टाइल, ये भाग कौन सा होता है इसका, एंडोस्टाइल होता है। अब एंडोस्टाइल का निर्माण हो गया इसके अंदर। उसके अलावा ये एडियासिव पेपिली थी जो इसको चिपकाए हुए रख रही है। अब यहाँ पर इन कॉर्नर में किसका निर्माण होने लग जाता है, एक्टोडर्मल एम्पुली का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा इसका जो स्टमक है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। इस एरिया के अंदर स्टमक विकसित होगा और इंटेस्टाइन जो धीरे धीरे आकार में क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। उसके बाद में देखिएगा साथ में ये जो एरिया होता है इस जगह इसके अंदर डोर्सल लैमिना का डेवलपमेंट भी इसमें शुरू हो जाता है, किसके अंदर, इस लार्वा के अंदर। अब जो इसके एट्रियल कैविटी होती है किसके चारों ओर, इस फेरिंक्स के चारों ओर या फेरेंजियल सैक के चारों ओर, उसके एट्रियल कैविटी का आकार भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो कहने का मतलब नोटोकोड, नर्व कोड है, न्यूरल डक्ट है, ये धीरे धीरे क्या होती है, अब डीजनरेट होने लगती है, यानी अपवासित होने लगती है, अपघटित होने लगती है। उसके बाद देखिएगा तो ये कंडीशन से ये कंडीशन हो गई थी। अब क्या होगा कि ये जो लार्वा का ओवर डेवलपमेंट आगे होगा तो उसमें क्या होता है, इसका आकार देखिएगा यहाँ नाशपति होना शुरू हो गया था, अब यहाँ थैलेनुमा आकार हो जाता है, क्योंकि एसिडेशिया का मतलब ये होता है बटुए जैसी आकृति, तो बटुए जैसी आकृति होनी शुरू हो गई। अब इसके अंदर देखिएगा एक्टोडर्मल एम्पुली डेवलप हो गई है, ये चारों कॉर्नर पे चार विकसित हो जाती हैं और उसके बाद में इसके अंदर जो है
एक्टोडर्मल एम्पुली के अंदर मैंने बताया था कि तरल का प्रवाह होता रहता है, जो कि इसके शोषण में भी क्या होता है, सहायक होता है। उसके बाद में देखिएगा कि ये एडियासिव पेपिली ये कुछ समय के लिए मौजूद रहेगी। अब क्या एक्टोडर्मल एम्पुली विकसित होने के बाद में इसका कोई यूज नहीं होता, ये भी डिजेनरेट हो जाती है, यानी अपघटित या अपवासित हो जाती है। और एक्टोडर्मल एम्पुली क्या इसको किसी एक स्थान से चिपकाए हुए रखते हैं। उसके बाद में देखिएगा कि इसके अंदर जो है ये ब्रैंकियल अपर्चर डेवलप हो गया, ब्रैंकियल साइफन डेवलप हो गया, और यहाँ पर डोर्सल लैमिना डेवलप हो जाती है। कहाँ पर, फेरिंक्स के छत भाग की ओर। उसके बाद में जो फेरिंक्स का आकार क्या और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फेरिंक्स का आकार बड़ा होने से इसके अंदर क्या है, गिल स्लिट्स की जो संख्या है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गिल स्लिट की संख्या बढ़ने के कारण ये जो फेरिंक्स है अभी किसकी तरह दिखाई देती है, एक टोकरी की तरह दिखाई देती है। साथ में यहाँ स्टमक का डेवलपमेंट हो गया। स्टमक क्योंकि ये भोजन लेना इसने शुरू कर दिया तो स्टमक का विकास हो गया, आकार बढ़ जाता है, और इंटेस्टाइन का आकार भी बढ़ने से वो लूप की तरह घुमावदार हो जाती है। और जो ये इंटेस्टाइन है ये एनएस के रूप में इस एट्रियल कैविटी में, जहाँ पर ये एट्रियल साइफन खुलता है, उस साइफन या एट्रियल अपर्चर के पास में खुलते, ताकि यहाँ से जो जल बाहर निकल रहा है उसके साथ अपशिष्ट पदार्थों क्या किया जा सके, बाहर निकाला जा सके। उसके बाद में इसमें डोर्सल ट्यूबरकली का डेवलपमेंट हो जाता है इस एरिया के अंदर। डोर्सल ट्यूबरकली जिसका आपने जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि जो जल यहाँ से प्रवेश करता है उस जल की रासायनिक जाँच करने का काम करता है और साथ में जल को सूंघने का कार्य भी करता है। कौन, डोर्सल ट्यूबरकली। उसके बाद में देखिएगा एंडोस्टाइल और ज़्यादा विकसित हो जाती है, क्योंकि अब ये भोजन लेना शुरू कर देता है, तो जिसके कारण जो भोजन है वो डोर्सल लैमिना और ये एंडोस्टाइल मिलकर के किधर खिसका देती है, ओइसोफेगस। यहाँ कौन सा भाग होता है इसका, ओइसोफेगस, तो उसकी ओर खिसकाने का काम करती है। क्योंकि एंडोस्टाइल के अंदर सीलिया की 5 कतार होती है और 7 के अंदर इसके अंदर क्या होते हैं, ये अपने म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है जो भोजन के गट्टर बनाती है। डोर्सल लैमिना के अंदर लैंग्वेज यानी जीविकाएं होती हैं, इनके ऊपर सीलिया भी लगे होते हैं जो कि भोजन को किधर खिसकाती हैं, ओइसोफेगस की ओर खिसकाने का काम करती है। उसके बाद में इसकी जो फेरिंक्स होती है उसकी दीवार के अंदर स्टिग्मेटा की संख्या बढ़ जाती है, साथ में इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जिसके कारण ये जो है किसकी तरह दिखाई देती है, ये किसकी तरह दिखाई देती है, ये टोकरी की तरह दिखाई देती है। तो टोकरी की तरह दिखाई देने के कारण इसका जो डेवलपमेंट है वो इस प्रकार से हो जाता है कि फेरिंक्स जो है वो श्वसन में भी सहायक है और साथ में क्या भोजन को लेने में भी क्या होती है, ये सहायक होती है। उसके बाद में देखिएगा कि इसका अब जो टेस्ट या चोल होता है, टेस्ट या चोल जो होता है वो और अधिक क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और मोटा होने के साथ साथ इसके अंदर क्या होता है कि जब ये प्रारंभिक अवस्था में होता है तो ये पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी होता है। और जैसे ये अगली अवस्थाओं में हो जाता है, यानी थोड़ा इसका डेवलपमेंट और होता है, तो इसलिए क्या होता है कि अगली अवस्थाओं में जब जाता है तो इसका डेवलपमेंट और होगा। तो डेवलपमेंट होने से क्या होता है कि ये थोड़ा अपारदर्शी या यूँ कह सकते हैं कि मटमैले कलर का या भूरे कलर का होने लगता है इसका टेस्ट या चोल। और साथ के अंदर इसके अंदर जो एम्पुली है, क्या है, एम्पुली, वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, इसके अंदर विकसित हो जाती है। तो एम्पुली विकसित होने से क्या होता है कि ये जो है टेस्ट जो कि श्वसन में भी क्या है, सहायक या सहायता करने लग जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि इसका जो ये जो मुख वाला भाग है, यहाँ पर मुख वाला ये भाग है, यहाँ पर ब्रैंकियल साइफन, यहाँ पर एट्रियल साइफन डेवलप हो जाते हैं और ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर दोनों डेवलप हो गए। उसके बाद में इसके अंदर जो ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर है जैसे ही बनते हैं तो इसके अंदर इसके सिरों का भी निर्धारण हो जाता है कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल और वेंट्रल। तो वो सिरे भी क्या है इसके अंदर निर्धारित हो जाते हैं, किनके कारण, इन अपर्चर के कारण, ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर के कारण। उसके बाद में जो ये थैलेनुमा संरचना जो है अपने को दिख रही है, ये आगे जाकर के किस में चेंज हो जाती है, किस में डेवलप्ड हो जाती है, इस पूरे वयस्क हर्डमानिया के अंदर डेवलप्ड हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम किसका डेवलपमेंट है, ये हर्डमानिया का। अब देखिएगा स्टूडेंट, डेफिनेटली इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर जो है किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता है। 100% इसमें क्वेश्चन आता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो डेवलपमेंट है ये रिट्रोग्रेसिव प्रकार का है। और रिट्रोग्रेसिव क्यों, आप देख सकते हो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और टेल यहाँ पर पाई जाती है
नर्व गैंग्लियन, न्यूरल ग्लैंड, ओटोसिस्ट, न्यूरल डक्ट, या यूँ कह सकते हैं नोटोकोड, नर्वकोड और जो सेंसरी वेजाइकल के भाग है ओटोसिस्ट और ओसिलस, उनकी यहाँ कोई यूज नहीं है। वो केवल और केवल अवशेष के रूप में यहाँ पर क्या इसे मौजूद रहते हैं। और जैसे ये इस हर्डमानिया के अंदर पूर्ण वयस्क में विकसित होता है तो इसके अंदर ये सारे के सारे अंग अवशेष के रूप में भी दिखाई नहीं देंगे। तो कहने का मतलब जैसे जैसे अपने टैडपोल लार्वा से इसकी इस नाशपतीय आकार की अवस्था की ओर आए हैं, नाशपतीय आकार से अपने किसके ओर क्या आए हैं, ये अपने थैलेनुमा संरचना से वयस्क में गए, वैसे वैसे इन चाहे नोटोकोड हो, चाहे नर्वकोड हो, चाहे सेंसरी वेजाइकल हो, चाहे ओटोसिस्ट हो, चाहे ओसिलस हो, चाहे एडियासिव पेपिली हो, चाहे इसके अंदर टैल हो, ये सारे अंग डीजनरेट होने लगते हैं। और डीजनरेट होते होते अंत में अवशेष के रूप में दिखाई देते हैं और वयस्क के अंदर ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। और हम देख सकते हैं कि वयस्क के अंदर केवल गिल स्लिट जो भाग होता है कोर्डेट का, वो ही अपने को दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसका जो टैडपोल लार्वा है वो कोर्डेट की तरह अपने बिहेव करता है, या हम कह सकते हैं कोर्डेट के समान लक्षण रखता है। और जो इसका ये वयस्क है इसके अंदर केवल गिल स्लिट को छोड़कर और कोर्डेट का कोई लक्षण अपने को दिखाई नहीं देता है। तो ये सारे प्रोग्रेस कौन से मेटामॉर्फोसिस के करैक्टर हो गए, रिट्रोग्रेसिव के करैक्टर हो गए। हालांकि इसके अंदर मैं फिर बता रहा हूँ कुछ करैक्टर्स प्रोग्रेसिव भी होते हैं जो मैंने अभी बताए हैं, कि जैसे एडिहेसिव पेपिली की जगह एक्टोडर्मल एम्पुली का विकास हो जाता है, जो जिसमें तरल भरा रहता है, जो कि शोषण में सहायक होता है। उसके बाद में इसकी जो फेरिंग्स है उसका आकार बढ़ जाता है और स्टिग्मेटा की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ये टोकरी की तरह दिखाई देती है। और तीसरा जो इसका प्रोग्रेसिव मेटा जो करैक्टर हैं वो कौन सा है कि इसके अंदर एट्रियल कैविटी उसका आकार बढ़ जाता है। उसके अलावा फिर इसके अंदर जो स्टमक है उसका आकार बढ़ जाता है, इंटेस्टाइन का आकार बढ़ने से वो लूप की तरह दिखाई देती है। उसके बाद में देखिएगा इसके अंदर जो है ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन है वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन विकसित हो गए। उसके बाद में जो है इसके अंदर जो है डोर्सल ट्रेविकुली है, और उसके अलावा जो इसके अंदर और जो भी सहायक अंग हैं वो विकसित होने शुरू हो जाते हैं, और डोर्सल लेमिना है वो भी डेवलप्ड हो जाता है। इसके अलावा जो इसके अंदर टेस्ट या चोल है वो और अधिक मोटा और चिमड़नुमा हो जाता है। मोटा और चिमड़नुमा का मतलब ये होता है कि वो इसकी सुरक्षा भी करता है, और साथ में इसके अंदर एम्पुल डेवलप हो जाएंगे ताकि शोषण में भी क्या है सहायक है। उसके अलावा फेरिंग्स की दीवार के अंदर जो है ब्लड वेसल्स है उनकी संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारे करैक्टर कौन से हैं, इसके अंदर प्रोग्रेसिव प्रकार के होते हैं, जिसकी सहायता से ये वयस्क में फिर आगे चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये आज अपना जो टॉपिक समाप्त होता है ये है डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया। ये अपना चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब अपने नया जो चैप्टर है वो इसका स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब देखिएगा कि एसिडियन जो टैडपोल लार्वा है इसका कोई महत्व है या नहीं, ये अपने थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। तो एक तो इसका टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस है कि टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस यदि हम देखें कि वर्गीकीय महत्व क्या है, तो वर्गीकीय महत्व का यदि हम देखें तो लार्वा जो होता है इसका लार्वा टैडपोल लार्वा जिसके अंदर कोर्डेट के करैक्टर पाए जाते हैं, आपको पता ही है। तो कोर्डेट के करैक्टर यदि पाए जाएंगे तो, और वयस्क के अंदर कोर्डेट के करैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हम हर्डमानिया को कोर्डेटा में रख सकते हैं। क्योंकि कोर्डेटा की डेफिनेशन क्या है कि नोटोकोर्ड अगर जीवन की किसी भी अवस्था में पाई जाती है तो उसको हम कोर्डेट मानते हैं। अब जीवन की कोई भी अवस्था का मतलब यहाँ लार्वा अवस्था भी हो सकती है, वयस्क भी हो सकती है। इसलिए हर्डमानिया को या एसिडियंस जो एनिमल्स हैं या यूरोकोर्डेट जो एनिमल हैं उनकी लार्वा के अंदर पूंछ में नोटोकोर्ड पाई जाती है। इसलिए इन जंतुओं को हम टैक्सोनॉमिकली हम कोर्डेटा के अंदर रखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस तो इसका टैक्सोनॉमिक हो गया। दूसरा इसका फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस हो गया। अब फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस में पुनरावर्तन का सिद्धांत लगता है। पुनरावर्तन के सिद्धांत में क्या होता है कि कोई भी जंतु जो है वो अपने पूर्वजों के लक्षणों को शो करता है, अपने ये मानते हैं कि पूर्वजों के लक्षणों को शो करता है। अब हम ये कहते हैं कि सभी जो कोर्डेट जंतु हैं उनके अंदर उनका विकास जो वर्टिब्रेट्स हैं यदि उनकी बात करें तो वर्टिब्रेट का जो विकास है वो किससे हुआ है, मछली वर्ग के जंतुओं से हुआ है। अब यदि इसके कोर्डेटा को यदि हम देखें तो उसके अंदर मछली के समान तैरने के कुछ पूंछ वगैरह पाई जाती है, तो इस कारण इसको हम किस में रखते हैं,
इसको यानी इसके लार्वा को हम देखें तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जलीय जंतुओं से फिर आगे आने वाले कोर्डेट्स का क्या हुआ है, विकास हुआ है। या यूँ कह सकते हैं कि जो सभी कोर्डेट्स हैं उनके जो पूर्वज रहे हैं वो क्या हैं, जो पूर्वज रहे हैं वो जलीय रहे हैं। क्या रहे हैं, जलीय रहे हैं। जलीय जंतुओं से ही कोर्डेट्स का, और कोर्डेट्स में भी वर्टिब्रेट का विकास इनसे हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर एक तीसरी बात और जो आती है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है प्रकीर्णन या डिस्पर्सल। अब प्रकीर्णन या डिस्पर्सल की यदि हम बात करें तो देखिएगा इसका जो लार्वा है, अब जंतु क्या है ये स्थानबद्ध होता है, हमने पढ़ा है बार बार। तो स्थानबद्ध होने से क्या है कि इसका छितराव या प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, परंतु इसका लार्वा हमने देखा कि ये कुछ समय के लिए स्वतंत्र जीवी होता है। तो जिस कारण से इस जंतु का जो जल के अंदर फैलाव है, डिस्पर्सल है या प्रकीर्णन है, वो क्या आसानी से हो सकता है। तो ये इसके लार्वा का क्या तीनों इंपॉर्टेंस है, चाहे वो वर्गीकीय यानी टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, चाहे फाइलोजेनेटिक हो, चाहे वो डिस्पर्सल रूप से। तो इस प्रकार से इसका लार्वा का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। और जो डेफिनेटली क्वेश्चन भी जो अपने आता है इसमें वो हर्डवानिया से लार्वा से पूछा जाता है। तो ये अपना लार्वा और जो हर्डवानिया का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो आज खत्म होता है। शिक्षा तक में ये चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक यू।